प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और अभी तक हमने 12th की फिजिक्स के 3 चैप्टर कर लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट अपना विद्युत क्षेत्र, सेकंड गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, थर्ड विद्युत विभव। ये अपने तीनों कर लिए विद डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल सब कुछ। और अपन आज स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। क्या नाम है? विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता को पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं पदार्थों के बारे में कि जो विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को मुख्य तरह से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। लेकिन यहाँ पे 4 कैटेगरी पढ़ेंगे: चालक, कुचालक, अर्धचालक और परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो ये बच्चों पहले अपन पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा चालक। क्या होगा? पहले अपन धारिता को पढ़ने से पहले आपकी बुक में पदार्थों के बारे में दे रखा है, ये चालक, कुचालक, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इन सबके बारे में। तो पहले वो पढ़ते हैं और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारिता, जो करेंगे अपन इसके बाद वाले वीडियो के अंदर। तो पहला टॉपिक हमारा चालक। क्या? चालक। आप देख सकते हो कि विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है, चालक और कुचालक। तो पहला पढ़ते हैं चालक। इसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जो कंडक्ट करे, जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक। अब देखो चालकों में क्या होता है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के आकर्षण। भाई आपने पढ़ा होगा प्रत्येक जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। नाभिक क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से कम बंधे होते हैं, जिनके ऊपर नाभिक आकर्षण दुर्बल होता है, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो किसी मतलब पूरे चालक में, पूरे पदार्थ के अंदर गति कर सकते हैं। तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो अपन ऐसे इलेक्ट्रॉनों बोलते हैं चालक इलेक्ट्रॉन। और ठोसों के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। ठीक है, पूरा आज का लेक्चर थ्योरेटिकल होगा, लेकिन अपने को लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ इसकी परिभाषा, और आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी लीजिए और साथ में लिख लीजिए। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ और आप भी साथ साथ लिखिए, और आपको सब कुछ समझ में आएगा एट द एंड, लेक्चर के एंड तक। तो लिखिए, वे पदार्थ। क्या? वे पदार्थ। मैं समझा, अभी इसको लिख रहा हूँ। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, या विद्युत का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जिनसे भी भाई विद्युत धारा क्या होती है, अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे आवेश के प्रवाह के दिन। आवेश का चलना ही करंट है। आवेश का जो मोशन है, आवेश चार्ज का जो मोशन है, वही क्या है? करंट है। जिनसे होकर आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, क्या कहलाते हैं? वो चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ये लिख दीजिए कि इसमें इन चालकों के अंदर बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित कर सकते हैं। लिखिए आगे इसमें कि चालकों में अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संपूर्ण पदार्थ, जो पूरे पदार्थ में क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं, इन आवेश को ले जा सकते हैं। जो संपूर्ण पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो संपूर्ण पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, गति करने के लिए स्वतंत्र होगा तभी तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, तभी तो आवेश का चालन हो पाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश, किसी भी चालक को अपने चैप्टर सेकंड में देखा था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। लेकिन होता क्या था, अगर किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश अंदर ना रुके उसकी सतह पर आ जाता है। यानी चालक के अंदर जो विद्युत आवेश वो क्या होता है? 0 होता है। तो आगे लिखिए, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर, कहां पर? उसकी सतह पर, सरफेस पर। किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चालक के अंदर तो आवेश रुका ही नहीं,
चालक के अंदर तो आवेश रुका ही नहीं, तो चालक के अंदर आवेश कितना होता है, 0। तो लिख देंगे अर्थात चालक के अंदर, अर्थात चालक के अंदर विद्युत आवेश शून्य होता है। अर्थात चालक के अंदर विद्युत आवेश शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत आवेश शून्य होता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर से समझाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। चालक वो पदार्थ होते हैं जो विद्युत आवेश या विद्युत आवेश का प्रवाह, यानी विद्युत और आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उन्हें चालक बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि चालकों में बहुत ज्यादा अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे आयतन में, उसके संपूर्ण चालक के अंदर गति करने के लिए फिर ये सब यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए वो चालन करते हैं। और फिर होता है कि इस चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर ना ठहर कहाँ के ठहरता है, सतह पर आके ठहरता है। तो चालक के अंदर विद्युत आवेश कितना होता है, 0 होता है। के लिए ये था अपना चालक के बारे में स्टडी। सिंपल सी बात करें तो जिनके अंदर विद्युत धारा बहती है वो चालक कराते हैं। या आप 9th 10th छोटी क्लास में पढ़ते हैं चालक कुचालक वही है। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बारे में, कुचालक के बारे में। किसके बारे में ये नोट कर लिया मैंने, पॉज कर लिया, एक बार कैमरा चेक कर लो थोड़ा सा। किधर यहाँ तक? आगे बात करते हैं किसके बारे में, कुचालक। आप नेक्स्ट लाइन लगा लीजिए, इसको मैं यहाँ से उठा लूंगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए। कुचालक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो बोलते हैं इंसुलेटर, हिंदी में बोलते हैं कुचालक। किधर यहाँ तक? आगे लिखिए कुचालक। क्या? कुचालक, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इंसुलेटर, हिंदी में तो कुचालक बोलते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए कुचालक। क्या? कुचालक, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स, इंसुलेटर, कुचालक। ये क्या होता है? वे पदार्थ जिनके अंदर आवेश या विद्युत का प्रवाह नहीं होता, क्या कहलाते हैं, कुचालक। यानी इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो न के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं न के बराबर? क्योंकि जो बाह्यतम, यहाँ पर जो सबसे परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो भी नाभिक के आकर्षण बल से बंधा होता है। नाभिक का आकर्षण बल बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। तो आकर्षण होगा, एक धनावेश हो गया, एक क्या हो गया, ऋणावेश। इनके बीच में बल कौन सा होगा, आकर्षण। अपन देख रखा कूलाम के नियम से इस समाज जब जो आवेश विपरीत प्रकृति का, यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश, तो उनके मध्य बल कौन सा होता है, आकर्षण का होता है। तो इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ, क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत या आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। तो देखिए परिभाषा, वे पदार्थ जिनसे, साथ में लिखते जाइए, वे पदार्थ जिनसे विद्युत या आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत या आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, क्या कहलाते हैं, नहीं हो सकता है, क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इनको कुचालक बोलते हैं। जिनसे भी करंट नहीं बहेगा, जिनसे विद्युत धारा नहीं बहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, न के बराबर, यानी कोई चार्ज कैरियर नहीं है, कोई आवेश वाहक ही नहीं है जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। तो अपने आंसर लिखेंगे कुचालकों के अंदर या कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुचालकों में मुक्त, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब पूरा करा इलेक्ट्रॉन, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, नगण्य। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, दूसरी बात, अब इसमें होता है कि आवेश, इसमें कुचालक को जहां आवेश दिया जाता है वहीं पर रहता है, कुचालक को दिया गया आवेश वहीं पर रहता है जहां पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, तो उस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। क्या लिखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि कुचालकों को दिया गया आवेश, कुचालकों को दिया गया आवेश वहीं रहता है जहां दिया जाता है, जहां इनको आवेश दिया जाता है, ये चीजें मैं आपको पहले भी चैप्टर 2 और 3 में बता चुका हूँ, जहां इनको आवेश दिया जाता। क्लियर, ये था अपना कुचालक के बारे में। सिंपल बोले, जिनके अंदर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता उसको अपन क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। क्लियर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो भी नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से, बहुत मजबूती से बंधा हुआ
होता है। ठीक है, यहाँ पे आवेश वही रहेगा जहाँ इसको दिया गया है। तीसरा आता है अर्धचालक। क्या आता है? अर्धचालक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी देखिए नाम से कुछ पता चला, कंडक्टर भी नहीं है, कुचालक भी नहीं है, यानी इनके बीच का, इनके चालक और कुचालक के बीच का जो पदार्थ है उसको बोलते हैं अर्धचालक। वैसे अर्धचालक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, उस वाले चैप्टर। ठीक है, ये क्या होता है? जिनके अंदर, इसमें लिख दो, जिनमें वे पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत का प्रवाह है। वे पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत का प्रवाह है, विद्युत का प्रवाह या विद्युत का चालन चालक व कुचालकों के मध्य होता है। चालक व कुचालकों के मध्य होता है। चालक व कुचालकों के मध्य होता है, बीच का, ना तो कुचालक और ना पूरा चालक के मध्य होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। मध्य होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर? इसका एग्जांपल की बात करते होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है? एग्जांपल की बात है सिलिकॉन और इसके क्लियर, इसके एग्जांपल है। और उसकी बात करें किसकी? ये तो अर्धचालक हुआ, ये किसके लिए? कुचालक। कुचालक एग्जांपल क्या लिखो? सूखी लकड़ी, सूखी, गिरी नहीं, गिरी तो करंट बढ़ सकता है। सूखी लकड़ी और भी जो कांच, ठीक है, और जो भी मतलब पार्सलिन वगैरह, ये सारे एक ऐसी। ठीक है, और उसमें बात करें चालक के लिए तो सोना है, चांदी है, कॉपर है, एटोसिड, मानव है, ये सारे जो एसिड वगैरह, अम्ल, क्षार, वो किसके लिए? वो चालक के एग्जांपल्स आप लिख देना। क्लियर? तो हो गए इनके एग्जांपल्स, अर्धचालक, कुचालक हो गए। क्लियर है? यहाँ तक आगे बात करते हैं एक क्लास और है मटेरियल्स की, 4। कितनी होती है? ये तो देखो आपने चालक पढ़ लिया, कुचालक पढ़ लिया, अर्धचालक पढ़ लिया। एक क्लास और है मटेरियल्स की जिसको बोलते हैं पैराविद्युत पदार्थ। पैराविद्युत पदार्थ, ना ये कुचालक और ना ये अर्धचालक की, अलग एक प्रॉपर्टी, अलग ही क्लास है मटेरियल्स की, जिसको बोलते हैं पैराविद्युत पदार्थ। नंबर 4 आगे डाल लीजिए, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लिखिए पॉज करके, इसको ऐसे कर रहा हूँ और आगे अपन पढ़ते हैं परावैद्युत पदार्थ। कौन से पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, परावैद्युत पदार्थ। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग अपना होगा परावैद्युत। कौन से पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ बताने से पहले मैं बता दूं आवेश का केंद्र। एक बात, परावैद्युत पदार्थ बताने से पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, आवेश का केंद्र। क्या पढ़ना पड़ेगा? आवेश का केंद्र, सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे आपने 11th क्लास में द्रव्यमान केंद्र का नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज मतलब जहां संपूर्ण आवेश को, जैसे द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। जहां अपन सारा सारा द्रव्यमान इकट्ठा मान सकते हैं किसी जगह, उसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। जैसे गोले की बात करें तो उसका केंद्र द्रव्यमान केंद्र। जितनी भी ज्यामिति, जितनी भी सममित ज्यामिति आकर, जैसे गोला है, वर्ग है, इनका जो ज्यामितीय केंद्र है वही द्रव्यमान केंद्र होता है। लेकिन असममित आकृतियां होती है तो उनका अपन द्रव्यमान केंद्र 11th में निकालना सीख रखा है। हालांकि उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, अगर आपको वो नहीं भी आता तो भी अपने को यहाँ से उससे कोई लेना देना अपने को नहीं होती। फील दे रहा हूँ आपको कि द्रव्यमान केंद्र के जैसा होता है आवेश का केंद्र। तो यहाँ क्या होता है आवेश का केंद्र? जहां संपूर्ण आवेश को केंद्रित, यानी पदार्थ का वह बिंदु जहां संपूर्ण आवेश को, जहां संपूर्ण आवेश केंद्रित, जहां संपूर्ण आवेश को केंद्रित माना जा सके, जहां संपूर्ण आवेश को केंद्रित माना जा सके, उस बिंदु को बोलते हैं आवेश का केंद्र। जैसे मान लो कोई पदार्थ है और मान लो इसमें आवेश फैला हुआ है, तो सेंटर मान लो कि यहाँ सारा के सब यहाँ पे कंसंट्रेट, यहाँ पे उसको मान सकते हैं, इसको बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र। जहां संपूर्ण आवेश को केंद्रित माना जा सके उस बिंदु को आवेश का केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को आवेश का, उस बिंदु को आवेश का केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? जहां पर अपन सारे के सारे आवेश को एक जगह इकट्ठा मान सकते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं आवेश का केंद्र। उस बिंदु को आवेश का केंद्र कहते हैं। अभी देखिए, यह आवेश का केंद्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है आवेश का केंद्र? 2। एक तो धनावेश का केंद्र और एक ऋणावेश का केंद्र। ये कितने लिखे आगे? यह 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार होता है? यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। पहला कौन सा? धनावेश का केंद्र। कौन सा? धनावेश का केंद्र। और दूसरा कौन सा? दूसरा होता है ऋणावेश का केंद्र। मतलब जहां पर धनावेश को केंद्रित मान सके, मतलब जहां जिस बिंदु पर धनावेश को एक जगह इकट्ठा मान सके उसे बोलते हैं धनावेश का केंद्र।
और जहां पर ऋण आवेश को केंद्रित मान सके उस बिंदु को बोलते हैं ऋणावेश का केंद्र। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ऋण आवेश का केंद्र। क्या आएगा, ऋण आवेश का केंद्र, लिखना पूरा ऋण आवेश का केंद्र। ठीक है यार, हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक आप पहुंच गए, नोट कीजिए। आज का पूरा लेक्चर थ्योरेटिकल, इसमें कोई न्यूमेरिकल, कोई डेरिवेशन, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, पूरा अपने को लिखना है सारा का सारा। क्लियर है यहाँ तक। आगे आइए, ये हो गया आवेश का केंद्र। अपन आज अब फिर पढ़ते हैं। अपन 3 पढ़ लिए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चौथा पढ़ने वाले परावैद्युत पदार्थ। ये अलग ही प्रकार का एक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन चौथा, जिसको हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो हेडिंग लगा लीजिए, परावैद्युत पदार्थ। क्या, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। इंग्लिश में इनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, परावैद्युत पदार्थ। होता है क्या, देखो ये सामान्य अवस्था में तो विद्युत का कोई चालन नहीं करते, सामान्य अवस्था में विद्युत का कोई भी चालन नहीं करते, लेकिन जैसे ही इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो विद्युत प्रभाव को दिखाते हैं, विद्युत प्रभाव शो करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। समझ में आया कि सामान्य अवस्था में विद्युत का कोई भी चालन नहीं करता, नहीं कुचालक की तरह बिहेव करता है, लेकिन कुचालक है नहीं। सामान्य अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन कुचालक है नहीं। लेकिन जैसे इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत प्रभाव यानी इनमें कुछ विद्युत के गुण आ जाते हैं, विद्युतीय गुण यानी ये विद्युतीय हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो जो मैंने बोला उसी को फिर से अपने को शब्दों में लिखना पड़ेगा कि वे पदार्थ, देखिए आप साथ साथ में, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो, जो सामान्य अवस्था में तो विद्युत का चालन, सामान्य अवस्था में तो विद्युत का या आवेश का विद्युत का चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते, नहीं एक तरह से कुचालक की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन रियल में कुचालक है नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको फील दे रखी है, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्शन यानी बाहर से किसी विद्युत अपन उठा के किसी विद्युत क्षेत्र में डाल दिया तो उसके बाद ये विद्युत प्रभाव शो करेंगे, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यह विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं की बात है, प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लिखना, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है यहाँ तक। ये जो सामान्य अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो आगे लिखेंगे पर परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परावैद्युत पदार्थ, 2 प्रकार के। पहला होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कौन से, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। पहला कौन सा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और दूसरा होता है अध्रुवीय। कौन सा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला तो कौन सा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और दूसरा कौन सा होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुव आप समझते होंगे, जिसमें विद्युत द्विध्रुव पड़ा था, जिसमें 2 प्लस Q और माइनस Q, इसमें 2 ध्रुव, एक ध्रुव ये वाला और एक ध्रुव मींस पॉइंट, बिंदु, ध्रुव। ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा, ध्रुवीय यानी पोलर सब्सटेंस, और दूसरा होता है नॉन पोलर, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अपन फिर से डिटेल से पढ़ेंगे। फिर से आप हेड डालिए, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता क्या। तो नेक्स्ट करेंगे इसी का ये, और फर्स्ट वाला कौन सा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। नेक्स्ट ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए अभी अपने क्या पढ़ा था, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, आवेश का केंद्र। तो ध्रुवीय परावैद्युत, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत
पदार्थ, यही पढ़ा, इसके बारे में पढ़ना अपने को। तो देखिए वे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, मतलब धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक जगह नहीं होता है, कुछ दूर दूर होता है, कुछ विस्थापित होता है, उसको बोलते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अगर कुछ धनावेश और ऋणावेश कुछ दूरी पे है, धनावेश और ऋणावेश कुछ दूरी पर है, तो क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होगा। और जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर रखे हो तो उस निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव का योग क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे, इनके बीच की दूरी अगर 2a है तो इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, q इंटू 2a, क्या होता है, q इंटू 2a। तो इनमें होता है क्या है, ध्रुवीय जो पराविद्युत पदार्थ है इनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता। संपाती नहीं होता मतलब यह है कि वो दोनों जो प्लस और माइनस है वो एक जगह पे ना होकर दूर दूर होता है, संपाती नहीं होता। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो पहले परिभाषा लिखिए और उसके बाद हम पूरा करते हैं इसको ढंग से। पहले लिखिए वे पराविद्युत पदार्थ, वे पराविद्युत पदार्थ, लिखिए परिभाषा, वे पराविद्युत पदार्थ, वे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता। धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती का मतलब एक जगह, संपाती का मतलब एक जगह नहीं होता है, ऋणावेश के अंदर संपाती नहीं होता। अगर धनावेश और ऋणावेश के अंदर संपाती नहीं होता है, अगर धनावेश और ऋणावेश के अंदर संपाती नहीं है, दूर दूर है, तो क्या होगा, इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अर्थात आगे लिखेंगे, अर्थात इनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात इनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। क्लियर, क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश एक जगह नहीं, मान ऐसा नहीं कि यहीं पे थोड़ा दूर दूर, जैसे मान लो कोई पराविद्युत पदार्थ है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, मान लो ये यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है, माइनस प्लस ऐसे, और मान लो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे, ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं, ऐसे अपन बहुत सारे बना सकते हैं, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। मान लो ये पराविद्युत पदार्थ है, ये क्या बन गया, पराविद्युत पदार्थ। ऐसा ही क्यों बना उसका मैं समझा रहा हूँ, क्या आ गया, समझ आ गया होगा कि जब वे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का अंदर एक नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं अपन ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ठीक है। और इसकी वजह से इनमें कुछ स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। लेकिन होता है क्या बच्चों, जो बाह्य ये है वाला है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पर कोई भी अभी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं, यह है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। मतलब क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट नहीं है तो अपनी खुद की तापीय ऊर्जा, जो एटमॉस्फेयर की जो तापीय ऊर्जा तो मिल रही है उसको बाहर से, तो तापीय ऊर्जा के कारण ये क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। क्या रहते हैं, अव्यवस्थित। जैसे कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई ऊपर नीचे, नीचे उधर, समझ आ गया हो, समझ आएगा नहीं, मतलब कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, इनकी कोई भी फिक्स व्यवस्था नहीं है, यानी बाह्य तापीय ऊर्जा के कारण ये अव्यवस्थित रहते हैं। लेकिन और बाह्य तापीय ऊर्जा के कारण ये अव्यवस्थित रहते हैं, इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण वो 0 होता है। क्या होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण तो है प्रत्येक अणु के पास, लेकिन अगर नेट की बात करें, पूरे की बात करें, तो कुल 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि तापीय ऊर्जा के कारण अपनी इस अव्यवस्था के कारण अपनी इस अव्यवस्था के कारण ये अपने एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिससे इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ थोड़ा सा कि देखिए, मान ये माइनस और ये प्लस है, तो आपने पढ़ा होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से होती है, माइनस से प्लस। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा तो माइनस से प्लस, अगर इसका इधर है माइनस से प्लस, देखिए इसका किधर आएगा, इसका इधर जा रहा है, मान लो इसका इधर है, इसका कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका कहाँ जाएगा, इधर जा रहा है, इसका कहाँ जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो ये प्लस, हाँ प्लस, तो उसका किधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे। तो होगा क्या, ये इसको कैंसिल कर रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है, देखो वो ऊपर गया, इसका है नीचे आएगा ऐसे, ये कहाँ जा रहा है, जैसे इसका जाएगा इधर जाएगा ऐसे, तो मतलब, और मान लो दूसरा नीचे ऐसे मान बना दिया माइनस से प्लस, तो इसका नीचे आ जाएगा। तो
ऐसे होता है क्या है, ये अपने आप भाई इनका द्विध्रुव आघूर्ण तो है, लेकिन ये एक दूसरे को निरस्त कर देते। कब? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। तो आप लिखिए यहाँ पे, तो बाह्य क्या लिखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट नहीं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पराविद्युत, ध्रुवीय पराविद्युत, ध्रुवीय पराविद्युत, यहाँ ध्रुवीय ना, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्योंकि शून्य होता है क्योंकि वे एक दूसरे के, क्योंकि वे तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण अव्यवस्थित होकर, अव्यवस्थित होकर, अव्यवस्थित होकर एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको समझा दिया। फील्ड यदि आप खुद लिख सकते हो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तापीय ऊर्जा के कारण अव्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण निरस्त कर देते हैं, इसलिए इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जैसे इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में उठा के रख दे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ संरेखित हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इनका परिणामी इनमें इस वजह से इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो आगे लिखिए, इसी को मैं कंटिन्यू, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में कंटिन्यू, मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ से, आप इसको यहाँ पे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, इसी को उठा के, अभी तक मैंने कोई विद्युत क्षेत्र यहाँ पे नहीं था, अब इसको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। मैं क्या रखा हूँ, रखा था साइंस में, मैं तो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इधर, अब क्या किया, इसी को उठा के, इसी ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को उठा के बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। इसमें रख दिया बाह्य विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसको मैंने इधर मान लिया कि ये कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ऐसा इधर जा रहा है। तो होगा क्या, जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ संरेखित हो जाए सारी संबंध, मतलब जैसे ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे प्लस ऐसे, फिर क्या होगा, नीचे वाला अभी माइनस प्लस। अब रैंडम नहीं है, अब कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सारे के सारे विद्युत क्षेत्र दिशा के साथ इसके जितने भी जो परमाणु है, वो सारे जितने भी अणु है, जितने भी अणु है, वो सारे के सारे विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो गए, संरेखित हो गए, अलाइन हो गए। तो ये इधर माइनस प्लस, ऐसे इधर माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डायग्राम बुक से और देखना अच्छी तरह से, माइनस प्लस, डायग्राम बुक में बना के ऐसे बुक में और देखना, ठीक है। माइनस प्लस देखो हो गया क्या, माइनस प्लस, यहाँ क्या बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण। माइनस इसका भी किधर है, इधर, इसका भी किधर है, इधर। क्यों, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, इसका भी किधर आ रहा है, इधर। सबका जुड़ जाएगा, सबका जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो आगे लिखिए कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव के प्रत्येक अणु पर, द्विध्रुव के प्रत्येक अणु पर बल आघूर्ण, प्रत्येक अणु पर कौन काम कर रहा है, बल आघूर्ण, बल का है जो आघूर्ण, बल आघूर्ण काम कर रहा है, प्रत्येक अणु पर बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण सभी अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, सभी अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, इस दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। वह ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण
उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये कब है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, डायग्राम में हो गए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर ये है। क्लियर यहाँ तक? आगे होगा, पहले क्या था, तापीय ऊर्जा के कारण ये रैंडम मोशन कर रहे थे, यादृच्छिक मोशन के, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, कोई दिशा उनकी नहीं थी, तो उस टाइम उनका परिणामी द्विध्रुवागुण शून्य था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो सारे के सारे अणु इस बलागुण की वजह से विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित हो गए, व्यवस्थित हो गए, तो इस वजह से इनमें परिणामी द्विध्रुवागुण उत्पन्न हो गए। किधर यहाँ तक? ध्रुवीय क्या होता है, जिनमें धनावेश और ऋणावेश के अंदर संपाति नहीं होता। तो ये जानकारी थी आपकी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में। आगे पढ़ते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में। नेक्स्ट आने लगा लीजिए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। इसको आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं क्या तो बैक जाके वापस नोट कर लीजिएगा 10 सेकेंड। आगे हेडिंग डालिए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखो ध्रुवीय मैंने क्या पढ़ा, जिनका धनावेश और ऋणावेश के अंदर संपाति नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश के अंदर संपाति होता है, एक ही जगह पर होता है। जिनका धनावेश और ऋणावेश के अंदर एक ही जगह, उसे बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। यहाँ पे कोई भी ध्रुव नहीं बन रहा। तो इसमें लिखिए वे परावैद्युत पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र, जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है। संपाती होता है मतलब एक ही जगह होता है केंद्र, वहां संपाती नहीं था, यहाँ संपाती होता है। अर्थात इनमें स्थायी द्विध्रुवागुण नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें स्थायी, भाई एक ही जगह, इसी जगह पे तो धनावेश है, इसी जगह में ऋणावेश है, तो यहाँ पे ध्रुव बना ही नहीं। जब विद्युत द्विध्रुव बनाए नहीं तो विद्युत द्विध्रुवागुण होगा ही नहीं। भाई द्विध्रुव बनेगा तो विद्युत द्विध्रुवागुण होगा ना, तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण ही नहीं हो रहा, तो विद्युत द्विध्रुवागुण भी कितना होगा, 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, अर्थात इनका स्थायी द्विध्रुवागुण 0 होता है। अर्थात इनमें कोई स्थायी द्विध्रुवागुण नहीं पाया, अर्थात इनमें कोई स्थायी द्विध्रुवागुण नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें कोई स्थायी द्विध्रुवागुण नहीं पाया जाता है, आगुण नहीं पाया जाता है, ऐसे को बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। हुआ क्या, देखो ये मान लो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, वही काम वापस करो। मान लो इसके अणु है, छोटे ये अणु है, ये इसके क्या है, अणु, ये क्या इसके, मैंने इसके अणु मान लिए। इसका धनावेश और ऋणावेश का क्या होगा, मान लो यहीं पे धनावेश होगा, यहीं पे ऋणावेश, यहीं पे धनावेश, यहीं पे ऋणावेश, यहीं पे धनावेश, यहीं पे ऋणावेश, यहीं पे धनावेश, यहीं पे ऋणावेश, यहीं पे धनावेश। ये कब है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये चीज, यानी धनावेश और ऋणावेश के अंदर एक ही जगह होता है। लेकिन इनको भी बच्चों अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में उठा के रख दे तो इनमें भी धनावेश और ऋणावेश के अंदर कुछ धनावेश और ऋणावेश में कुछ विस्थापन हो जाता है, तो ये भी ध्रुवित हो जाते हैं। कब, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब। ऐसा नहीं, सामान्य अवस्था में वही है, यानी सामान्य अवस्था में इनका धनावेश और ऋणावेश के अंदर एक ही जगह पे है, लेकिन जैसे इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इनका धनावेश और ऋणावेश के अंदर कुछ विस्थापित हो जाएगा। वैसे धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत विस्थापित होता है। ऋणावेश है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाएगा। तो आगे लिखिए, इन्हीं को अगर देखो, अगर इनको मैं किसमें रख दूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में उठा के रख दूं, इनको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में उठा के रख दूं, होगा क्या, मान लो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र मैंने ऐसे लगा दिया, ये क्या लगा दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर लगा दिया, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, होगा क्या, ये ध्रुवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ध्रुवित। क्या हो जाएंगे, ध्रुवित। क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे ऐसे। क्लियर, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ध्रुवित। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही आप डायग्राम को बनाना ढंग से, बुक में देखना डायग्राम को, माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। तो हुआ क्या, जैसे ही ये क्या है, ये कब है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, चीज बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होगा क्या, इन अध्रुवीय परावर्तित पदार्थ को भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापित होता है। इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये भी ध्रुवित हो जाते हैं। तो आगे लिखिए, मैं जिसकी थोड़ी लिख रहा हूँ इसमें मैंने बोल दिया, इसी को लिखना है जो मैंने बोला वही। तो अब यहाँ पे लिखिए, मैं इसको भी पॉज के ऊपर लिख रहा हूँ, इसकी थोड़ी, इसको पॉज तो आप करोगे, मैं इसको हटा के इसकी थोड़ी लिख देता हूँ। आगे लिखिए, इसमें क्या, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, लिखिए अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश, धनावेश का केंद्र या धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋणावेश, जबकि ऋणावेश, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है, विस्थापित होता है। इस प्रकार अगर भाई धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हो गए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, दिशा में स्थापित होता है। अर्थात अध्रुवीय पदार्थ भी, अर्थात अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ भी, अर्थात अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ भी बाह्य विद्युत, अर्थात अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या बन गया, ध्रुवित हो जाता है, या रखने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित हो गया, ध्रुवित हो जाता है। अतः इसमें भी, अतः इसमें क्या हो गया, ध्रुवित हो गया, क्या हो गया, द्विध्रुव, अतः इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, अतः इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, अतः इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है, उत्पन्न हो जाता, यानी पहले इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो धनावेश के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हुआ और ऋणावेश के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापित हुआ, तो क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। तो विद्युत द्विध्रुव बनने से इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। ठीक है, ऐसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये ध्रुवित हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों ध्रुवण। क्या बोलते हैं, ध्रुवण। तो अगला अपना टॉपिक हुआ ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट है आप डालिए ध्रुवण। यहाँ तक क्लियर है। अगला टॉपिक लिखिए ध्रुवण, ये आपकी बुक में दे रखें ध्रुवण। क्या आगे क्या होगा, ध्रुवण, पोलराइजेशन। ध्रुवण, पोलराइजेशन जो अपन ने पढ़ा इसी को बोलते हैं ध्रुवण, इसी को बोलते हैं ध्रुवण। इसी को अपन फिर से शब्दों में लिख देंगे। तो आगे लिखिए नेक्स्ट टॉपिक ध्रुवण। क्या लिखोगे, तो अगला टॉपिक होगा अपना ध्रुवण। ध्रुवण जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो होगा क्या, वही बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना ही पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना ही पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। किसमें, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर। यही परिभाषा और ये अपन लिखने वाले हैं। तो देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को, किसी परावैद्युत पदार्थ को, किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर, परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को ही, उत्पन्न होने की घटना को ही ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण या पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। क्लियर है। किसी यानी
ध्रुवण कहते हैं। क्या बोला मैंने, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावृत पदार्थ को रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को ही ध्रुवण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को ही परावृत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। क्लियर है कि अगर किसी परावृत पदार्थ को अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो उसमें धनावेश और ऋणावेश विस्थापित हो गया, धनावेश और ऋणावेश विस्थापित हो गया तो उसमें क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, और द्विध्रुव आघूर्ण बन गया तो क्या हो जाएगा, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न, द्विध्रुव बन गया तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और पदार्थों के जो परावृत पदार्थों का जो गुण है, जो घटना है, इसी को बोलते हैं ध्रुवण। क्या, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावृत पदार्थ को रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को ही ध्रुवण कहते हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया। आगे लिखिए, आगे होता है ध्रुवण सदिश। क्लियर यहाँ पे, आगे नेक्स्ट टॉपिक लगा लीजिए ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश यहाँ पे क्लियर। अगला टॉपिक ये कहते हैं ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर। ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर, इसको दिखाते हैं पी वेक्टर। किस दिखाते हैं, पी वेक्टर से। तो ये होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावृत पदार्थ में ध्रुवण तो उत्पन्न हुआ, लेकिन 1 मीटर क्यूब में कितना हो रहा है, 1 मीटर क्यूब में इकाई आयतन में कितना ध्रुवण उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं ध्रुवण सदिश। क्लियर है कि ध्रुवण पूरा ओवरऑल कितना हो गया वो ध्रुवण है, लेकिन 1 मीटर क्यूब में इकाई आयतन में कितना ध्रुवण हुआ उसे बोलते हैं ध्रुवण सदिश। आगे लिखिए, पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न, क्या लिखोगे, परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न, परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न 1 मीटर, इकाई आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना ध्रुवण बना, कितना ध्रुवण उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं अपन ध्रुवण सदिश। परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इकाई आयतन में उत्पन्न, एक मिनट, इकाई आयतन में, एक मिनट, इकाई, एक मिनट, ठीक है। पदार्थ के क्या, परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। यानी 1 मीटर में कितना हुआ, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ये आते समझ में आया कि नहीं कि द्विध्रुव आघूर्ण तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन 1 मीटर क्यूब में कितना हुआ उसे बोलते हैं ध्रुवण। दिखाते किसे, पी वेक्टर से। यहाँ देखिए, आगे फिर से मेरा एक टॉपिक है रेखीय समदैशिक पदार्थ। क्या है, रेखीय समदैशिक पदार्थ। नेक्स्ट आप लगा लीजिए रेखीय समदैशिक पदार्थ। ये कुछ पूरा थर्डल टॉपिक है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसमें से जो भी आपके बुक में जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उन्हें सारे पॉइंट्स निकाल के बता दिए बाहर अलग अलग। अगला हेडिंग लगा लीजिए आप रेखीय समदैशिक पदार्थ। रेखीय समदैशिक पदार्थ, रेखीय समदैशिक पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग रेखीय समदैशिक पदार्थ, रेखीय समदैशिक पदार्थ। तो बच्चों ये क्या होता है, जिनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा, ऐसे को बोलते हैं। तो देखिए इसमें वे पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जिनमें प्रेरित, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित या जो भी वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें, इसको प्रेरित इसलिए बोल दिया जो उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित मतलब जो उत्पन्न हुआ, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, ऐसा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती वह उसकी दिशा में, वह किसकी, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, वह बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, वह बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो ऐसे पदार्थों को, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को रेखीय समदैशिक पदार्थ कहते हैं। रेखीय समदैशिक पदार्थ कहते हैं। थोड़ी आपको याद साइज नहीं होगी तो उसका देखिए। क्या बोला मैंने कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित या जिनमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण
बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती व बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो ऐसे पदार्थों को रेखीय समदैशिक पदार्थ बोलते हैं। तो आप ये लाइन याद कर लीजिए कि P वेक्टर समानुपाती E वेक्टर। P यहाँ पे क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ वो क्या हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती भी हो और उसकी दिशा में हो, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं रेखीय समदैशिक पदार्थ। आप यहीं से याद कर लीजिए अर्थात मतलब अर्थात P वेक्टर समानुपाती E वेक्टर, P वेक्टर समानुपाती E वेक्टर, यानी ऐसे पैराबोलिक पदार्थ जिनमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो और बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं रेखीय समदैशिक पदार्थ, यानी P वेक्टर समानुपाती E वेक्टर। आप ये याद रखिए और इससे भी थोड़ी लिखने की कोशिश कीजिए। आप क्या याद करो, P यहाँ पे क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, E यहाँ पे क्या होता है विद्युत क्षेत्र, यानी P समानुपाती E। यहीं से आप थोड़ी लिख दोगे जो द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और इसकी दिशा में। तो यहाँ से क्या जाएगा देखिए, आप जानते हो क्या जानते हो कि जब भी अपन साइंस में ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह और एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे लिखिए P वेक्टर बराबर, इसको ले रहे x तो नहीं बोलते, इसको बोलते जाई, क्या बोलते हैं जाई बोलते हैं सब, है ना, इसको x e बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं x e और इंटू में यहाँ पे e वेक्टर, जहाँ पे ये क्या है x को बोलते हैं जाई, क्या बोलते हैं जाई। आप सिंपल x पढ़ लीजिए, x तो नहीं है वैसे, जाई बोलते हो, क्या बोलते हैं जाई या जो भी, ठीक है, एक नोटेशन है। इसको बोलते हैं पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x या एक समानुपातिक नियतांक। क्या है, x एक समानुपातिक नियतांक है, x एक, मैं इसको x ही बोल रहा हूँ ना, आप वैसे इसका नाम x है नहीं, रियल में इसका नाम x नहीं, x एक समानुपातिक नियतांक है, ठीक है, जिसे पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति बोलते, जिसे पदार्थ की क्या बोलते हैं, पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति, मतलब जो पैराबोलिक पदार्थ है उसमें कितने इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें कितने वैद्युतीय गुणधर्म आए, वो कितना वैद्युतीय हुआ, उसमें कितने विद्युत के गुणधर्म आ गए, उसमें कितने चालन के गुणधर्म आ गए। भाई पैराबोलिक पदार्थ सामान्य अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर रहा था, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित कर रहा था, तो कितना विद्युत प्रभाव शो कर रहा है ये कौन बताएगा, एक्सी, जो ये क्या है समानुपातिक नियतांक है जिसे पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं। और ये एक विमाहीन राशि, किस राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती, यह है एक विमाहीन राशि भी है, इसकी कोई विमा नहीं होती, यह है एक विमाहीन राशि। क्लियर यहाँ तक। तो ये आज का पूरा टॉपिक था जो पूरा थ्योरेटिकल था, ये तक आपका हो गया। आगे जो अपन कराएंगे इसको हम क्या बोलेंगे, ये परावर्तन ध्रुवता मैंने आपको बता दिया, ध्रुवता का मापा का मतलब उसमें कितना विद्युतीय गुण आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। या ये हो गया आपका पूरा आज का थ्योरी थी पूरी, आप बुक से भी पढ़ सकते हो अगर, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।